अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड पर, जो लाहौर में गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से सबसे बड़ी मार्केट है। मैं यहाँ पर किसी अच्छी ख़बर के साथ मौजूद नहीं हूँ। एक बुरी ख़बर है अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो नई नहीं बल्कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ भी ख़रीदना चाहते हैं। हुकूमत ने जहाँ इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन सख्त कर दी है, वहाँ इसके साथ साथ यूज्ड गाड़ियों की फ़रोख्त के ऊपर 17% सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया गया है। ये एक बड़ी ख़बर है, ये एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि एक गाड़ी जब नई ख़रीदी जाती है तो उस वक़्त उस पर टैक्स पे किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा आप गाड़ी को फ़रोख्त करने के लिए जाएंगे, ख़रीदने के लिए जाएंगे, तो एक मरतबा फिर उस गाड़ी की कीमत के फ़र्क के साथ आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे यकीनी तौर पर गाड़ियाँ महंगी भी होंगी, और वो तमाम गाड़ियाँ जो इससे पहले बहुत सस्ती थीं, बहुत सस्ती ना भी कहें तो कम अज़ कम 10, 15, 18, 20 लाख कीमत कम थी, इस वक्त महंगी हो चुकी हैं। गाड़ियों की कीमतें क्या हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है कि अगर आप एक यूज्ड गाड़ी लेना चाहें उस पर टैक्स किस तरह देना पड़ेगा, क्या मुश्किलात हैं गाड़ियों की ख़रीदारी के हवाले से, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के साथ। आइए मिलते हैं उनसे। सरापा एहतजाज हैं, कह रहे हैं कि शोरूम बंद हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर डीलर्स, पाकिस्तान भर में कार डीलर्स खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, आइए चल के बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम से। जो बातें मैं आपको बता रहा था, वो बातें जो हैं आज लाहौर के कार डीलर्स जो हैं जगह जगह पर कर रहे हैं, अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, कारोबार ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक आम आदमी के लिए गाड़ी महंगी होने की बात तो हम बार बार सब करते चले आ रहे हैं कि 2 बरसों में गाड़ी, आम गाड़ी कितनी महंगी होगी, लेकिन अब गाड़ी की ख़रीदारी मुश्किल कितनी हो जाएगी, नामुमकिन कितनी हो जाएगी। शहजाद सलीम साहब, इस पर आपका इनपुट क्या है, क्या कहते हैं? देखें, बात यह है नजम साहब कि ये गवर्नमेंट जब आई थी ना इस आज से 2 साल पहले, तो आने से पहले इनका कहना यह था कि हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो हम आवाम के लिए सहूलतें पैदा करेंगे, और ख़ास कर ताजरों को और कारोबारी तबके को हम सपोर्ट करेंगे कि वो अपनी तिजारत बढ़ाएं, अपना कारोबार बढ़ाएं। इस किया इन्होंने इसके बिल्कुल उलट है कि जो छोटे मोटे हम लोगों के जैसे हम जैसे सफ़ेद पे कुछ लोगों के कारोबार चल रहे थे, उन चलते हुए कारोबारों को भी इन्होंने आके बंद कर दिया। बंद इस तरीके से किया कि उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ इस तरह की बना दी कि अब कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा पाकिस्तान में। हम तो अपने प्रोफेशन को देखेंगे, कार लाइन को देखेंगे, जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, आप बिलीव करें नजम साहब कि हमारे 35 to 40% शोरूम पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इनकी इंपोर्ट पॉलिसी इतनी गलत आई है कि गाड़ियों की इंपोर्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट होना ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। लोकल गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं इन 2 सालों में, 20-20, 18-18 लाख रुपए पाकिस्तानी कार बढ़ गई है इन 2 सालों में। जो फॉर्चूनर एक ही जीप बनती थी हमारे पाकिस्तान में, वो फॉर्चूनर जीप 45 लाख रुपए की थी जब ये लोग बरसर इक़्तिदार आए थे इस मुल्क के, और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने जब ये आए थे तो इन्होंने इस 2 सालों में वही जो 45 लाख रुपए की जीप थी उसकी कीमत अब 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। 45 लाख वाली जी फॉर्चून गाड़ी जो है जी, फॉर्चूनर गाड़ी अच्छी समझा जाता है कि बंदा कहता है अमीर आदमी है, उसने अगर कोई रखनी है, अच्छी गाड़ी रखनी है तो फॉर्चून वो ले लेता है। यानी कि 2 साल पहले मैं बड़ी अजीब सी बात है, मैं करोला की बात करता हूँ, मैं होंडा की बात करता हूँ, तो मुझे 10 लाख 15 लाख इजाफा मिलता है आम गाड़ी में, और छोटी गाड़ियों में 5 7 लाख इजाफा मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में इतना ज्यादा इजाफा। छोटी करोला में 18 लाख रुपए का इजाफा हुआ है इस 2 सालों में, होंडा सिविक में 22 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, फॉर्चूनर में कुछ 65 से 70 लाख रुपए का इजाफा हुआ है इन 2 सालों में। इन्होंने तो गाड़ी आम
बंदे की और सफेद पोश बंदे की पहुंच से बाहर कर दी है। तो मैं पिछले दौर की बात नहीं करता, नवाज शरीफ के दौर की बात नहीं करता, मैं उससे पीछे जरदारी साहब के दौर की बात भी नहीं करता। मैं आज से कोई 10-12 साल पहले, 15 साल पहले मुशर्रफ साहब के दौर की बात करता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और हमारी सड़कों पर गाड़ियां नजर आना शुरू हो गई थी। मुशर्रफ साहब का दौर था, हमारे पास मैं समझता हूँ कि आम बंदा, एक मिडिल क्लास आदमी जो था या अपर मिडिल क्लास आदमी जो था, वो आसानी के साथ एक गाड़ी अफोर्ड कर लेता था। अब तो जो आप कीमतें बता रहे हैं इसके बाद तो ये कीमतों की बात तो एक साइड पे रही, चले रो धो के जैसे जैसे ये कार डीलर, कार शोरूम वाले जो बाजार देखने में बड़े टिचन टाच लगते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई झांक के देखे। हमारे 3 कार शोरूम्स मालकान ने खुदकुशी की है और ये एक कराची में, एक फैसलाबाद में, एक साहिवाल में, ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कारोबार बंद हो गया, लोग मकरूज हो गए और माली हालात से तंग आके लोगों ने खुदकुशियां की। मैं आप इस रिपोर्ट में मैं दिखाता हूँ अभी। अब हुकूमत ने नया एक बम जो चलाया कल, यूज्ड गाड़ी के ऊपर उन्होंने 17% सेल टैक्स लगा दिया। ये 17% सेल टैक्स ऐसे हुआ जैसे मुर्दे को ताबूत में लिटा के इतना लंबा कील आगे मार दो ना, बिल्कुल ये कील है हमारे लिए ताबूत में। कार डीलर्स के लिए ये ताबूत पे एक आखिरी वार है कि दोबारा वो मुर्दा ताबूत में से बाहर ना आ सके। ये हुकूमत ने ये जो 17% लगाया, ये इसलिए इससे ये होगा। एक मिनट, गवर्नमेंट ने गाड़ी की, यूज्ड गाड़ी के ऊपर, इससे पहले नई गाड़ी के ऊपर तो सेल्स टैक्स आपको जीएसटी देना पड़ता है। मैं बताता देना आपने। इंपोर्टेड गाड़ी जब पोर्ट से बाहर निकलती है क्लियर होके, तो सेल टैक्स जब तक नहीं देगी वो क्लियर नहीं हो सकती। सही है। लोकल असेंबलर गाड़ी जब फैक्ट्री से बाहर निकलती है, उस वक्त तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल सकती जब तक वो सेल टैक्स ना दे। अब हुकूमत ने ये किया है, वो तो ले लिया अपनी जगह पे सेल टैक्स। अब पुरानी गाड़ी जितनी दफा सेल होगी, सही, उतनी दफा सेल टैक्स देना पड़ेगा और सारी की ट्रांजैक्शन वाया बैंक होगी। मिसाल के तौर पे मैंने इन भाई से 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, सही, वाया चेक, मैंने क्रॉस चेक पेमेंट की। वो गाड़ी मैंने बेची मियाँ साहब को। ठीक है। मियाँ साहब को मैंने सपोज 11 लाख रुपए की बेची। जब 11 लाख की बेची तो इनसे ये मुझे बाई चेक शहजादा सलीम के नाम का चेक देंगे। ठीक है। वो चेक मैं अपने अकाउंट में जमा कराऊंगा और वो 11 लाख वसूल करूंगा। मुझे बचा उस गाड़ी में 1 लाख रुपया। सही। वही गवर्नमेंट ये कह रही है कि उस 1 लाख रुपए पे आप 17% चेक सेल टैक्स दें और वो गाड़ी जितनी दफा बिकेगी आपको 17% सेल टैक्स देता, वो गाड़ी से वसूल करते रहेंगे। क्या गलत क्या है इसमें सलीम साहब? मेरी बात सुनिए। टैक्स देना चाहिए, चेक के जरिए ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, गलत क्या है इसमें? सर मैं अर्ज करता हूँ, सेल टैक्स तो ये गाड़ी ऑलरेडी दे चुकी है। सही। पोर्ट से जब ये गाड़ी क्लियर हो गया सेल टैक्स दे चुकी है, जब फैक्ट्री से निकली है तब भी वो दे चुकी है। अब ये असूली तौर पे सेल टैक्स दोबारा इस पे बनता है। सेल टैक्स तो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे रहे हैं, हर शोरूम वाला दे रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से एक इदारा है यहाँ पे पंजाब में। अच्छा। वो पंजाब में हर प्रोफेशन से, हमारे कार शोरूमों से 17% हमसे जीएसटी वो सेल टैक्स ले रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड करने पे उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है। अब पंजाब गवर्नमेंट को 17% अलहदा हम सेल टैक्स दें, फेडरल गवर्नमेंट को सेल टैक्स हम 17% अलहदा दें, कल को कोई और टैक्स हम ये लगा देंगे जी गिलगित वालों का टैक्स भी लग गया, 17% सेल टैक्स गिलगित वालों को भी दें, ये तो ज्यादती है। ये तो फिर ये चाह रहे हैं ना कि इस पाकिस्तान को कारोबारी लोगों का वो खत्म ही कर दें, यहाँ से पाकिस्तान से कारोबार खत्म हो जाए, वो लोग ये चाह रहे हैं। मुझे जो हम लोगों को ये समझ नहीं आ रही। आपने 1 लाख रुपया आपने कमा लिया, 1 लाख के ऊपर 17% टैक्स। तो 1 लाख को आप नीचे लेके 1 लाख नहीं, 50,000 कमा लिया। हाँ, उस पे 50,000 कमा लिया। आप एक बात बताएं, जब आप एक साबुन इस्तेमाल करते हैं जी हाँ, आप उस पे कितनी दफा टैक्स देते हैं? जब नहाते हैं टैक्स, सेल्स टैक्स जमा कराते हैं, एक दफा ही देते हैं? नहीं, एक दफा ही देते हैं। एक दफा ही होता है जब गाड़ी कंपनी से निकलती है, सेल्स टैक्स पे करके निकलती है। इसी तरह अब गाड़ी जब हम ट्रांसफर करवाने के जाते हैं, विदोली टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, और कौन कौन सा टैक्स है? फिर एक सोल्यूशन हमारे पास बचता है, गवर्नमेंट शोरूम खुद ले ले,
उसके ऊपर जितना टैक्स इकट्ठा करे वो हमें दे दिया करे। क्योंकि हाँ ये कर लें गवर्नमेंट, ये सबसे आसान तरीका है कि हम चाबियाँ गवर्नमेंट को दे देते हैं, जितने टैक्सेस हमसे कलेक्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ बेचने के एवज वो हमें दे दिया करें, हम वो घर बैठे लेने को तैयार है, कमाई ये खुद रख ले जितनी भी हो। अगर इनको इतना कुछ नजर आता है इस काम के अंदर, तो एक वक्त में एक टैक्स होता है, 2 होता है, 3 होता है, 10 टैक्स नहीं होते। इस तरह आप ये इकोनॉमी बैठने की तरफ जा रही है। जब ये रिवाइवल चलेगा, हमने वोट दिया तब्दीली के लिए, अगर यही तब्दीली थी तो हमें माफ कर दें। तब्दीली तो आ गई ना। हाँ बिल्कुल, फिर हमें माफ कर दें। तब्दीली तो आ गई ना, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। वो कहते हैं तब्दीली आ गई है, पहले टैक्स नहीं देते थे अब टैक्स दें, ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें। वो अब ये चाह रहे हैं कि अवाम जो है वो जो कपड़े पहनते वही पहनना छोड़ दें। महंगाई उन्होंने इस कदर कर दी है, कमाई है कोई नहीं है, इनकम है कोई नहीं, गाड़ियों की सेल्स भी कोई नहीं है। महीने में गाड़ियाँ बड़े मुश्किल को 3-4 सेल होती हैं, उनमें से क्या कमाना है और क्या खर्चे पूरे होने हैं शोरूमों पे? खर्चे ही पूरे नहीं होते, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल हैं, अपने खर्चे हैं, वही पूरे नहीं होते, तो गवर्नमेंट को क्या देंगे? जब एक दफ़ा इनको दे दिया सेल टैक्स गाड़ियों के, बार बार कहाँ से दें इनको? यानी कि ये टेक्निकल बात है, ये जो आप बात की जा रही है, मैं ये टेक्निकल बात है कि जो यहाँ पर की जा रही है कि जो जीएसटी आपने देना है, आपने गाड़ी खरीदी, आपने उसके ऊपर जीएसटी दे दिया, जनरल टैक्स एक दफा पे हो गया इसका, दे दिया, बार बार हमें दे। अब गाड़ी जितनी दफा बिक रही है उतनी दफा ये जीएसटी मांग रहे हैं। ये जीएसटी आपकी इनकम पर मांग रहे हैं, आपके प्रॉफिट पर मांग रहे हैं, या गाड़ी पर मांग रहे हैं? इनकम पे इनकम टैक्स लेंगे या सेल्स टैक्स लेंगे? इनकम पर इनकम टैक्स लेंगे, हम देते हैं, हर साल देते हैं। ये एक बड़ा अहम नुकता है, टेक्निकल बात है। अगर हम सेल्स टैक्स की तरफ जाएंगे, फिर कल को कोई और चीज निकाल के ले आएंगे। मैं तो आपको बताऊं कि सबसे आसान हल ये है, ये 1-2 माह के लिए, 4 माह के लिए, इन सबको कौमिया लें, इनको नेशनलाइज कर लें, हमें दें घर बैठे, जो टैक्स ये कलेक्ट कर रहे हो हमें दें, बेचना शुरू कर दें। हाँ, इनको पता चले ना क्या आउटपुट है। भाई हमें मुल्क के अंदर खुशहाली लाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे और ये भी टैक्स जरूरी देंगे। नहीं है कि हर गाड़ी में पैसे बचते हैं, नुकसान भी हमें करना पड़ता है। नुकसान जब करेंगे उस पर भी टैक्स देंगे। नहीं उस पे नहीं, मैं कहता हूं उस पे भी देना पड़ेगा। नहीं उसमें वो तो नहीं मानते कि इसमें आपको आपका नुकसान हुआ, वो तो कहते हैं हर गाड़ी में आपको प्रॉफिट हो रहा है। और यूज गाड़ी ये एक बड़े निचले सतह पे आ जाती है, आप एक मरतबा ले चुके हैं नई गाड़ी पे टैक्स, तो बार बार ये निचले तबके का भी कुछ हक है उनका। ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर नाज़रीन, मैं आपको अभी शहजाद सलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हमारे 3 कार डीलर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा इन्हीं हालात की वजह से खुदकुशी कर ली है। उस पर बाकायदा एक न्यूज़ रिपोर्ट मौजूद है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको मुख्तसर सी न्यूज़ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 10 रोज के दौरान माली बहरान और कर्ज ख्वाहों के दबाव के बायस 3 कार शोरूम मालिकान ने खुदकुशी कर ली है। वाकयात में परेशान हाल शोरूम मालिकान को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। डॉन न्यूज ने मतूफी इरफान का खुदकुशी से कुछ लम्हे कबल वॉइस नोट हासिल कर लिया है। इमरान हफीज की रिपोर्ट में देखिए। यादगार तस्वीर है शोरूम मालिक इरफान की, जिसने कारोबार न होने की वजह से शदीद माली बहरान और कर्ज ख्वाहों के दबाव के सबब जिंदगी का खात्मा कर लिया। जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी रात दोस्तों की दावत पर रेस्टोरेंट पर खाना खाया और रबाब की धुन भी सुनी। अगले रोज इरफान ने खुदकुशी से चंद लम्हों पहले दोस्तों को वॉइस नोट में माली बहरान, कर्ज ख्वाहों के दबाव और मखरूजों से रकम न मिलने के बारे में आगाह करते हुए माफी मांगी। पहले चंद दिनों के वक्फे से 2 शोरूम मालिकान भी इन्हीं वजूहात की बिना पर मौत को गले लगा चुके हैं। जो कल रात जिसने खुदकुशी कर ली और जिसकी खुदकुशी पे शोरूम से रिलेटेड, चाहे वो कराची के लोग हों, चाहे पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में लोग हों, वो ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। शोरूम मालिकान की खुदकुशी की वजह भी कारोबार न होने के बावजूद इन्वेस्टर्स की जानिब से रकम की अदायगी के लिए दबाव और धमकियों समेत दीगर मोहरकात शामिल हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लामहला इन्वेस्टर भी होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को वक्त पे पैसा चाहिए होता है, और चाहे वो सूद की मद में हो जाए, नफा नहीं हो रहा तब भी इन्वेस्टर पैसा ले जाते हैं। तो ये एक वक्त आता है किसी भी कारोबारी आदमी के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। शोरूम मालिकान का टैक्स की मद में कौमी खजाने में एक बड़ा हिस्सा है। माशी बदहाली से 2-4 इस शोबे को सहारा दिया जाए ताकि ये दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कैमरामैन रिजवान सिद्दीकी और आसिफ रफीक के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज, कराची।
देखें गाड़ियाँ महंगी तो हो चुकी अपनी जगह पर, 15 लाख 18 लाख तक एक पाकिस्तानी आम गाड़ी जो है महंगी हो चुकी है। आप फॉर्च्यूनर नहीं ले रहे, वो एक अलग मसला है, लेकिन अब अगर आप होंडा ले रहे हैं, टोयोटा ले रहे हैं, कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ियों की कीमतों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हुकूमत ने गाड़ी लेना और बेचना मुश्किल भी बना दिया है। अब बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है कि आप जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो चेक के थ्रू करें, और गाड़ी ख़रीदने के लिए ख़रीदार जो है वो चेक के ज़रिए पैसे दे, उसके बैंक अकाउंट में जाएं, ये अच्छा लगता है। बज़ाहिर ये भी बात ठीक लगती है कि हम लोग अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि हम टैक्स देने वाली कौम नहीं है, तो हमने टैक्स देना है। तो जब आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आप उसके ऊपर जो कमाई हो रही है वो टैक्स दें। तो यहाँ पर दो सवाल बड़े अच्छे उठते हैं। एक पहला सवाल ये है कि एक गाड़ी, मिसाल के तौर पे ये नई गाड़ी जब ख़रीदी गई तो इस गाड़ी के ऊपर GST दे दिया गया, गवर्नमेंट ने इस गाड़ी की सेल्स के ऊपर टैक्स वसूल कर लिया। अब ये गाड़ी टैक्स अदा कर चुकी है, अब ये इसके ऊपर टैक्स हुकूमत नहीं ले सकती, एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये बड़ी एक अहम बात है। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी तादाद में, मैं यहाँ पर जब जेल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे कार डीलर्स हैं, फिर जहाँ की बात नहीं करते, फैसल टाउन में बहुत बड़ी मार्केट है, समनाबाद में बहुत बड़ी मार्केट है, डिफेंस में बहुत बड़ी मार्केट है, इन तमाम मार्केट्स को आप जमा कर लें तो आप ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर गाड़ी फ़रोख्त होती है तो हमने यहाँ पर टैक्स लेना है। अगर आपने टैक्स लेना है, इस इनकम के ऊपर लेना है, यूज्ड गाड़ी के ऊपर लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर एक तरफ इनकम टैक्स ले रहे हैं, साल बाद आप ताजरों से कह रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न भी जमा करवाएं। जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर लाजमी तौर पे आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। जब आप इनकम टैक्स ले रहे हैं तो उसी गाड़ी की खरीद बेचने पर, जिसके ज़रिए आप एक गाड़ी के ऊपर फ़र्ज़ किया 1 लाख रुपये मुनाफा ले रहे हैं, तो आपने इनकम टैक्स भी लेना है, आपने उसके ऊपर GST भी लेना है एक मरतबा फिर, और ये टैक्स कितने % चला जाएगा। और मैं ये नाज़रीन यहाँ पर जितने कार डीलर्स मौजूद हैं, मैं आपको एक बात इनके सामने ही बता देता हूँ कि ये कार डीलर्स ने अपनी जेब से नहीं देना, जाहिर है वो गाड़ी बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो 17% उस कीमत के अंदर ऐड करेंगे अपने प्रॉफिट के हवाले से, अपने टैक्स के हवाले से। हाँ जी, सरकार का टैक्स दे दो, लिहाजा लाजमी तौर पे अब आपको बाकायदा अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए, और फिर उसके बाद आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। मुश्किल कर दिया काम बड़ा। सर, सबसे पहले ये है कि हम लोग गाड़ी परचेज़ करते हैं, सेल टैक्स 17% दे रहे हैं, सही। उसके बाद हम ईयरली इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, टोकन टैक्स भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं। अगर कस्टमर रीसेल के ऊपर दोबारा से टैक्स 17% देगा तो ओबियसली हर चीज़ महंगी होती देना तो कस्टमर नहीं देना है, कस्टमर नहीं देना है, और नहीं देना, और आपने देना है, वो बिल्कुल वो हम लोगों ने देना है, डीलरों ने देना है। वो डीलर ने कहा घरों ले आके दे देना है। शहजादा सलीम साहब, अपने बच्चों की जब पेट कट के कहते सामने दे दो, मैं दसना कि नहीं वो कमाना तो नहीं। सर मैं लेने के लिए जाता हूँ, हमने 25,000 रुपया भी कमाया बीच में, 25,000 में से उनको 17% उनको दे दें हम, असि किधर जाइए फिर, दसो ना। इनकम टैक्स भी देना है, उसके बाद इनकम टैक्स भी देना है, प्रोफेशनल टैक्स भी देना है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स भी देना है, बोर्ड टैक्स भी देना है, चल के सारे टैक्स भी देने हैं। सर वो 25,000 इनमें निकल गया ना। वो कहते हैं सरकार के पास पैसे नहीं है, दे दें टैक्स क्यों नहीं। तो फिर भाजी साड़ियाँ प्रॉपर्टियाँ बेच लो, वो सरकार को दे दो, वो यही कर सकते हैं ना। फिर क्या कर सकते हैं, गाला वाली प्रॉपर्टी बेचे ना, कितने पैसे आएंगे वो दे दें, लोगों को दे दें, वो टैक्स तो ये देते नहीं है, वो सारी अपनी प्रॉपर्टी ले आए, मार्केट में ले आए। 300 हाँ साहब ने वैसे खुद 2,82,000 रुपया वज़ीर आज़म बनने वाले साल में, जिस साल वज़ीर आज़म बने थे, 2,82,000 रुपया टैक्स ज़्यादा तो हम दे रहे हैं, आम आदमी देता है उससे ज़्यादा तो एक सरकारी मुलाजम दे देता है जो अच्छे ग्रेड में। बात ये है, सुनने में आता है कि वो 300 कनाल का घर है, सुनने में आ रहा है, तो जनाब फिर वो 300 कनाल का घर बेचे ना, वो भी पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाएं, हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा बेचे गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। ये तो आप गुस्सा निकाल रहे हैं ना, गुस्सा क्या निकाल रहे हैं जनाब, गुस्सा निकाल रहे हैं ना, पॉलिसी इस तरह की है, गुस्सा दिलवाने वाली है। मुझे बताएं ना, गुस्सा ना जिसको टैक्स देने को कहा जाए, जिसको टैक्स देने को कहा जाए, हमारे कौन सा टैक्स हम लोग नहीं देते, कौन सा टैक्स हम लोग नहीं, आप बताएं ना, कोई फलाना टैक्स ताजर नहीं देते, आप मुझे खुद बताएं कौन सा टैक्स नहीं देते। आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हाँ जी, आप बताएं मुझे कोई फलाना टैक्स ताजर नहीं देते। कितने रजिस्टर्ड हैं ताजर जो है, हम सब रजिस्टर्ड हैं, हम जितने भी खड़े हैं, हमारे हजारों ताजर, लाखों ताजर। तो पीछे जब स्ट्राइक हुई थी, पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी, ट्रेंड चले थे कि ताजर टैक्स देते ही नहीं है। ये झूठी कैंपेन थी, ये बिल्कुल झूठ है।
जितना मोहब्बत अच्छा, वैसे वतन एक- ताजर है, मेरा ख्याल है जब जिस वक्त जंग छिड़ी थी सब ताजरों ने अपना सारा कुछ फौजियों के पास जाकर निशावर कर दिया था। हॉस्पिटल किसने बनवाया था? वहाँ से शुरू कर लेना। सबसे ज़्यादा टैक्स इस मार्केट से इनको कलेक्ट हुए थे। यहाँ पे भी तशरीफ लाए थे, ये साथ थे हमारे सदर साहब, उस वक्त इनके साथ थे। ताजरों ने ही पैसा दिया था इनको, ये घर से लेके शौकत खानम भी नहीं बना था। यहाँ पे खान साहब तशरीफ लाए थे जेल रोड पे, और यहाँ पे नमाज असर उन्होंने पढ़ाई थी। उनकी इमामत में हमने नमाज असर पढ़ी हुई है, मैंने खुद पढ़ी हुई है। आज से कितने साल पुरानी बात मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था यहाँ का, ठीक है। और ये देखिए अली शिरा साहब आप इधर आए ना जरा, ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये बेचारे इस वक्त शोरूम छोड़ने पे मजबूर हुए हैं कि जी ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों के अगेंस्ट इतनी खराब पॉलिसियां कि ये बेचारे परेशान है, और सुबह से मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने शोरूम निकलने शोरूम क्यों छोड़ देना जी आपने? अच्छा खासा देखें, यूज गाड़ी पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी प्रीवियस 5 साल पुरानी गाड़ी आप जब ट्रांसफर कराते हैं फ्री थी। अब वो जो बेचारा 2-4-5 लाख ट्रांसफर फीस थी, एक उसके मत में टैक्स ले रहे थे ना, गवर्नमेंट खुद छूट दी हुई थी, वो फ्री थी। अब एक बेचारा जो 2-4-5 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है वो 17% कैसे देके जाएगा? गाड़ी पे पड़ना है ना वो। बढ़ना तो गाड़ी पे शराब नहीं मांग रहे, नहीं मान रहे, कहते मैं पल्ले दांगा। मैंने कहा आपने पल्ले से नहीं देना, कॉस्ट तो उसी में आएगी ना, कॉस्ट तो उसी में आएगी ना, जाना तो इन द एंड कस्टमर के पास। तो एंड ऑफ द डे बात वही आ गई, तो गरीब बंदा मर गया ना। जो छोटा बेचारा 4-5 लाख वाली गाड़ी लेने वाला है वो पिस गया सर जी, वो कैसे लेगा गाड़ियाँ? फिर आप कहते हैं जी रोडों पे रश बड़ा है, स्मोक को कवर करें, बाइकें हर जगह बाइकें हैं। तो सर को गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना गरीबों का भी तरफ ध्यान करे, जो यूज कार डीलर हैं उनकी तरफ भी ध्यान करे। वो कहते हैं गरीब आदमी गाड़ी कहाँ रखता है? चले गरीब नहीं भी रखता, बाइकें तो ले रहा है ना, फिर वो रोडों को सत्यानाश कर रहा है, अपनी सेहत का सत्यानाश कर रहा है। अमीरों को भी उसकी लाइन में लाना चाहते, चलें इस तरह में। ये चाहते हैं कि सारे के सारे चाइना की तरह साइकिल चलाएं, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरें और आम 1 मिनट में गुजर जाते हैं, हमें आधा घंटा इशारों में खड़ा होना पड़ता है सर। खुद ही हम गुजार साहब गुजरते हैं तो आधा घंटा पहले रोड बंद हो जाता है, आप फुटपाथ पे नहीं वॉक कर सकते। ये तो कहते थे हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, तो वो सारे बातें हो रही हैं। कोई इन्होंने एक बात भी नहीं क्लियर की, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे एक भी नहीं क्लियर किया इन्होंने। अभी इधर से बुजार में गुजरना है, मेरा ख्याल है घंटा पहले इंटेलिजेंस वाले आ जाएंगे, वो रोड पे नहीं चलने देगा आपको, गाड़ियां डालें जी फलाना कर लें, पता चलता है जी बुजार साहब 8 बजे आ रहे, सारा कारोबार भी बंद हुआ। सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी क्या यार, कीमती वज़ीर आला है, कुछ खुदा ना तुम तो ना लगाते फिर हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। बहुत सर जी कारोबार डिस्टर्ब हुआ है आपको जनरल। हाँ जी कौम भी कीमती नहीं है, वज़ीर आला बहुत कीमती है, इसलिए आम लोगों को मार दें। कौम कीमती है तो उनसे कह रहे हैं टैक्स दे दें। कौम कीमती नहीं, एक देखें सेल टैक्स आता है जब आपने गाड़ी कंपनी से खरीदी है, वहाँ हमने जिसने परचेज की सेल टैक्स दे दिया। एक चीज़ का 10 दफ़ा सेल टैक्स लेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें आप। नहीं, एक गाड़ी जितनी दफा बिक रही है उतनी दफा तो उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स किस तरह ले सकती है। हाँ, ये टेक्निकल इशू है, ये बड़ा ये और अगर ये आपकी इनकम के ऊपर टैक्स है, आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, तो फिर इनकम टैक्स भी ले रहे हैं और उसी इनकम के अंदर से फिर 17% और अंदर से निकाल रहे हैं, तो ये भी जिसका मकसद यही हुआ ना कि इनको बंद करें, ताले लगाएं और घरों को जाएं। गवर्नमेंट कहती है गाड़ी शाड़ी ना ही रखे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, वो भी नहीं है इनके पास, ये जो वो भी नहीं है इनके पास। बिल लहराए जाते थे टेरेस पे खड़े होके बिजली के, कि ये सरचार्ज ना दें, ये पैसे ना दें, ये पैसे ना दें, सब वो चल रहा। 2.5 साल हो गए हैं, कोई ऐसी एक पॉलिसी बता दें इस मुल्क के आवाम के लिए, खैबर से महरान तक किसी आदमी को खुशहाली की शक्ल देखी हो। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं। सब्जी की तरफ चले जाएं, मसाला जात की तरफ चले जाएं, घी की तरफ चले जाएं, डॉलर की तरफ चले जाएं, किसी कीमत किसी भी चीज़ की अशिया की कीमत। खान मोटर्स के मालिक थे, आज से 4 साल पहले थे, इनका शोरूम खत्म हो गया, खुदकुशी करने पे तुले नहीं खुदकुशी अल्लाह खैर करे, ऐसी बात नहीं है, ये मुझे दुआएं देते हैं, वैसे इनकी विश नहीं है। नहीं थोड़ा सा मेरी बात सुने। आप इमरान खान साहब को कहें जो प्राइस 2 साल पहले थी, हाँ जी, वो वापस ले आए, हम टैक्स देते हैं, हम 17% दे देंगे टैक्स। गाड़ी में प्राइस शुरू हो जाएगा, हर गाड़ी डबल प्राइस पे आ गई, मुल्क चलेगा उसके बाद भी आपने टैक्स समझ आ रही कि जब आपको टैक्सेस नहीं मिल रही, ये तो इस मुल्क को डिसेबल करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए मुझे तो कोई साजिश लगती है। बिकॉज मेरा पॉलिटिकल कैरियर है और मैं बड़े वाज़ेह तौर पर देख रहा हूँ कि इस मुल्क को जानबूझ करके डिसमेंटल किया जा रहा है। क्योंकि अगर
ताजर रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी मुल्क की, और अगर ताजर को ही अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो ये मुल्क तिजारत से चलता है मुल्क, और तो किसी तरीका कोई ऐसा होता ही नहीं है जिससे मुल्क चले। इनसे पूछे नजम साहब कि आपका खान मोटर्स क्यों खत्म हुआ, ये बताएं आप। सिर्फ यही एक रीज़न है कि आए दिन कभी कोई एक्साइज वाला, कभी कोई ड्यूटी लेने वाला, कभी कुछ, और 6 महीने 5 महीने लॉकडाउन में इतने किराए हैं, इतने लोग हमारे से वाबस्ता होते हैं, उनकी बेचारों की ख़ानदान वाबस्ता होते हैं। इस कारोबार आपने गाड़ियों की सेल परचेज का काम खत्म कर दिया जी। आपने छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया बड़ा मुश्किल से। अब क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों का काम थोड़ा बहुत शुरू में खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? उसकी रीज़न ये थी कि इस मुल्क में कोई बंदा कारोबार कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। ये फाइनल है मेरा, क्योंकि ये डिसमेंटल कर दिया इस कंट्री को, इस मुल्क के ताजरों को, ताकि ये लोग कोई कारोबार कर ना सके और मुल्क बर्बाद हो जाए। आपने मेरी बात हंस के दोस्तों ने टाल दी। आप बिलीव करें, मैं बिल्कुल 100% सीरियसली कह रहा हूँ, ये खान साहब वाकई खुदकुशी पे सोच रहे हैं। जिस तरह हमारे कराची में, फैसलाबाद में साहिवाल कार डीलर्स ने खुदकुशी नहीं की, उसी तरह खान साहब वाकई सोच रहे हैं अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियाँ ना बदली तो इसी तरह लाहौर वाला इश्यूज तो मौजूद हैं, क्राइसिस भी मौजूद है। हुकूमत होश के नाखन ले, आने वाले दिनों में अब ये जो कह रहे हैं ना कि हर गाड़ी पे आप ना 17% थे, आपने इनकी खुदकुशी करवा दी है। हाँ जी, कह रहे थे परसों मुझे कि बड़े हालात खराब हो गए। सबके खराब हैं जी, मेरे सबके खराब हैं। ना करें ऐसा ना अब ये शेख साहब को देखें ना, ये इनका क्या शेख साहब, ऐसे हालात आपके ठीक नहीं लग रहे मुझे। कारोबार ठीक, या शेख साहब होने की वजह से ऐसे लग रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, क्या आपको बताया, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे यहाँ पर ब्रेक पर भी जाना है। ये इशू भी है, जितना आप सब लोग गुस्से में हैं, आप भी गुस्से में थे सारे, आप भी गुस्से में थे, आप सारे जो है यहाँ पर जिस किस्म की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गुस्से में। जरा यार ये दिखाना, जरा कैमरा घुमा के दूर तक दिखाना जरा। मैं जेल रोड पर हूँ, मैं इस वक्त सन्नाटा तो पड़ा ही हुआ है, मैं जेल रोड पर। जो कमाए, हाँ जी, जो कमाए इमरान खान को दे बस, जो कमाए इमरान खान को दे बस, इमरान खान को दे, जो कमाए पीटीआई को दे। एक बात बताइएगा, शोरूम पे कोई गाहक नजर नहीं आपको आएगा। आप देखेंगे कि एक आदमी गाड़ी खरीदने आया हो, सब इसी तरह इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, पूरे मार्केट में सन्नाटा है। मुझे एक बात मैं दिखाऊं नाज़रीन, मुझे खाली पड़े हैं। पता मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ ये सारे शोरूम, ये गाड़ी, मैं गाड़ियों के शोरूम जहाँ पर है, जेल रोड लाहौर की बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, गाड़ियाँ बिकने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और मनते इंज लग रहे हैं मैं नून लीग के जलसे से आ गया। हाँ जी, नहीं, मैं आपको आप गौर से सुनिए, मैंने सारी जिंदगी नून लीग को वोट नहीं दिया। सही, मैंने हमेशा मैं पीटीआई का हामी रहा, मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला था। पहली दफा जिंदगी में सबके लिए शौकत खानम की कैंपेन चलाई, यहाँ पर आई, उनकी इमामत में नमाज़ असर पड़ी यहाँ पर। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, शौकत खानम बनवाने में आपने सही जिंदगी में पहली दफा मैंने वोट डाला, और पूरी फैमिली के साथ डाला, और सुबह 9 बजे से लाइन में लग के वोट डाला। इसलिए डाला था कि हमारे कारोबार तबाह कर हो जाएगा, इसलिए वोट दिया था कि हम ही फाकों पे आ जाएंगे। हमने ये सोच के, तो हमने नए पाकिस्तान को वोट दिया था ना। तो अगर यही नया पाकिस्तान है तो मेहरबानी करके हमें पुराना पाकिस्तान वापस दिलवा दें, हमें नहीं चाहिए। वो लुटेरे थे भाईजान, वो कहते हैं लूट के ले गए थे। लुटेरे थे या नहीं थे, मुझे इन चीजों से नहीं, चले वो तो लूट के ले गए, ये तो शरीफ लोग थे, ये तो मुल्क के वफा के साथ चलते, आपकी आवाम की वफा के साथ चलते। कोई एक मुझे बंदा बता दें, एक पूरे पाकिस्तान में जो इनसे खुशहाल हुआ हो। ये तो खुद अपनी ज़ात से खुद मुतमईन नहीं है, ये मुल्क को क्या मुतमईन करेंगे यार। दिस इज पोजीशन एक्चुअली। ये पकड़ लिया। मुझे ये बताएं, कोई चीज़ नीचे आई है ऊपर जाने के सवाल? आपको मैं 500 रुपये देता हूँ, 1000 रुपये, आप कहीं से मुझे 10 किलो का आटा ला देंगे, थैला कहीं से मुझे ढूंढ कर ला दें, कहीं से ला दें मुझे, आप मिलेगा नहीं आपको कहीं से। आप, ये हुकूमत है, ये लोगों को परेशान कर दिया उन्होंने पकड़ के। आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल की कीमत हो जाए, पेट्रोल नहीं होता, एलपीजी की कीमत नीचे आ जाए, एलपीजी गायब हो जाती है। कैसी हुकूमत है? दवाइयों की कीमत हो जाए, दवाइयाँ गायब हो जाती हैं। इन्होंने बोलने वाले
वो रात को इकट्ठे होकर खाना पीना खाते हैं, यशी करते हैं, सुबह को आके शेव शुभ करके बैठ जाते हैं टीवी के सामने और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द वे दे आर डूइंग इन विद द नेशन, बट दिस इज़ नॉट गुड। कितना अरसा चलेगा, कब तक चलेगा? इट टाइम चेंज आना चाहिए समहाउ। पहले लोग चले अच्छे नहीं थे, हम भी मानते हैं नहीं अच्छे थे, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। उससे पहले भी अच्छे नहीं थे, हम भी मान लेते हैं चले ये भी कि उससे पहले भी अच्छे नहीं थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तो एहसास करें कम से कम यार। हमने उनको वाकई डाकू समझा, चोर समझा, हमने वोट नहीं दिए। हमने तो इनको अच्छा समझ के वोट दिए थे ना। हमने तो ये कहा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, ये अच्छे लोग हैं, जिस तरह की ये बातें करते थे हम भी कन्विंस हो गए थे कि हो सकता है पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। यही सोच के अपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर वोट के लिए निकले और वो पीटीआई के लिए निकले और पूरी फैमिली को लेके निकले हैं। हाँ? क्या ये इस पाकिस्तान के लिए तो टैक्स देने को कह रहे हैं ना शहजाद साहब? सर नहीं क्या कह रहे हैं? टैक्स तो हम पहले भी देते थे और सारी जिंदगी जब तक जिंदा हैं देते रहेंगे। बगैर टैक्स के इस पाकिस्तान में रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन डबल टैक्स, कारोबार के बगैर टैक्स, मेरी जान, इनकम ट्रिपल टैक्स। देखे ना, ये इस टैक्स को ले ले, इनकम टैक्स पे ये कह रहे हैं जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे। इनकम टैक्स ले तो रहे हैं भाई, कितना ही दफा लेना? इनकम टैक्स ले तो रहे हैं, इसी इनकम पर ले रहे हैं, बिजली के बिल पर भी ले रहे हैं, गैस के बिल पर भी ले रहे हैं, दुनिया के हर बिल पर ले रहे हैं, टैक्स तो ले ही रहे हैं। हर सुबह उठते हैं जो चाय की पत्ती, चाय का नाश्ता करते हैं, डबल रोटी खाते हैं, अंडे खाते हैं, उसमें भी टैक्स होता है। टैक्स तो आवाम दे ही रही है यार। सुबह जब उठते हैं ब्रश करते हैं उसका भी टैक्स है, पेस्ट का भी टैक्स है, अंडे ब्रेड का भी टैक्स है। और एक गोली एक गाड़ी होती है, एक मुलजिम एक बंदा। जब वो फायर मारते एक बंदे को मारते अकेला ही मारता है। ये बार बार गोलियां मारना या मैं छोड़ भाई, ये मेरे भाई जो है सरफराज साहब, लेकिन ये खुदकुशी नहीं कर रहे हैं, बिलीव करें इतनी अच्छी सेहत थी, इन दिनों में देखें इनकी सेहत कैसी हो गई है। 150 किलो मेरा वजन था, अब सारा रह गया 65 किलो, सिर्फ इसी वजह से। ये बड़ी, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ गाड़ी के ऊपर, टैक्स के ऊपर, आप जरा दोस्त मौजूद है, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा सोचिए, हम गाड़ी के ऊपर टैक्स किस तरह देते हैं, कितना एक गाड़ी जब सड़क पर निकलती है तो टैक्स कितना देती है। ये कितनी दफ़ा मैं यही आपके साथ मिलकर बताने लगा हूँ कि जब गाड़ी इंपोर्ट की जाती है या यहाँ पे असेंबल होती है, यहाँ पर बनती है, तो फैक्ट्री से निकलती है तो टैक्स दिया जाता है। सर टैक्स दिया गया, बिल्कुल दिया गया, टैक्स दिया गया। उसके बाद हम गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए, रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक अलग टैक्स फिर दे दिया। उसके बाद रिश्वत भी दी गई, कार्ड नहीं देते, नंबर प्लेट ना देना। उसके बाद सर एक मिनट सर, पैसे लेते हैं, नंबर प्लेट के रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लेते हैं, ना कार्ड डिलीवर करते हैं, ना उसका वो नंबर प्लेट वो अपनी जगह पे टैक्स आ गया, उससे भी आगे आए। उसके बाद गाड़ी के ऊपर आप बैठ गए तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, वो भी आपने फीस देकर उस पर टैक्स देकर बनवाया। फिर गाड़ी बाहर निकली, उसके अंदर हाँ जी, जब तक वो गाड़ी जिंदा है, हाँ जी, वो बिलालगंज में नहीं जाती तब तक वो गाड़ी टैक्स, अगर वो 50 साल जिंदा था वो 50 साल टैक्स देती रहेगी। आप सड़क के ऊपर आए तो टोल टैक्स तो आपने देना ही देना है, जहाँ से भी आप गुजरेंगे, किसी अच्छी सड़क से गुजरेंगे टैक्स देना है। आपने जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, आपने उस पेट्रोल के ऊपर भी अच्छा खासा टैक्स है। इस वक्त यह कहा जा रहा है कि शायद हमें पेट्रोल जो है तकरीबन 45 रुपये लीटर से ऊपर कॉस्ट नहीं कर रहा, लेकिन 100 रुपये से ऊपर कहीं ज़्यादा हमारे। आपने उस पर टैक्स दिया, आपने सड़कों पर गुजरने के गुजरने के ऊपर भी टैक्स दिया, आपने पेट्रोल के अंदर भी टैक्स दिया, आपने टोल टैक्स भी दिया, आपने टोकन टैक्स भी दिया। और उसके बाद जब आपने गाड़ी के टायर तब्दील करवाने हैं, कुछ और करना है, उसके बाद आप फिर टैक्स देंगे। गाड़ी के ऊपर कुछ भी करवाने के लिए आप जाएंगे, गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए जाएंगे, गाड़ी का छोटा सा आप फिल्टर डलवाने के लिए जाएंगे, आप फिर उसके ऊपर टैक्स देंगे। यानी कि मैं समझता हूँ कि गाड़ी जितना टैक्स देती है कोई और शोबा दे ही नहीं सकता। और कमर्शियल और अभी कमर्शियल गाड़ियाँ सोने की मुर्गी है, जब तक जिंदा रहेगी इसने सोने का अंडा देते रहना। और हम उस मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं, उस मुर्गी को हम ज़िबा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सारी सूरत हाल बनी हुई है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो डीलर्स मौजूद हैं आपके लिए एक मरतबा फिर कीमतों के हवाले से डिस्कस करते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद और बात हो रही है कि हुकूमत ने आम आदमी के लिए गाड़ी लेना मज़ीद मुश्किल कर दी है। आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आपकी तमाम ट्रांजैक्शन जितनी हैं गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से वो बैंक के ज़रिए ही होंगी। और वो गाड़ियाँ जो आप नई गाड़ी तो एक तरफ रह गई, उस पर तो यकीनी तौर पर आपने तमाम टैक्स देने हैं, तो वो गाड़ी जो है सड़क पर आएगी। लेकिन अगर आपके पास यूज्ड गाड़ी है, इस्तेमाल शुदा गाड़ी है, तो उस पर भी आपको एक मरतबा फिर GST देना पड़ेगा। लगाया वो डीलर्स पे गया है, कीमत के ऊपर लगाया गया जितना प्रॉफिट दिया है। लेकिन जाहिर है कारोबार यही होता है। आप एक टूथपेस्ट भी ख़रीदने जाते हैं तो उसके ऊपर जो GST लिखा हुआ होता है वो कीमत के साथ ऐड कर दिया जाता है, वो आपके पास चला जाएगा। गाड़ियाँ इस अरसे में जितनी महंगी हुई हैं, मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाह रहा था। कितना फ़र्क पड़ गया जी? ये टोयोटा मेरे सामने खड़ी हुई है। टोयोटा जो है इस वक्त किन कीमतों पे मिल रही है? टोयोटा में सर अगर हम इसकी इनवॉइस रेट का जिक्र करें तो ये गाड़ी जो ओरिजिनल ये वाली शेप जो लॉन्च हुई थी वो 20 लाख के करीब लॉन्च हुई थी, और जो शेप बंद हुई है अभी ये 29,28,000 रुपये ऊपर बंद हुई है। इसकी जगह अब यारिस जो नया वेरिएंट है वो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन वो भी बिल्ड और क्वालिटी के लिहाज से अपनी प्राइस से बहुत ज़्यादा है, जिसको आवाम के ज़्यादातर हलकों में पसंद भी नहीं किया जा रहा। और इस शेप के ऊपर जो है वो प्रीमियम जो वसूल किया जा रहा है वो 3 से 4 लाख रुपया है। यानी कि यही शेप इस वक्त आपको कोई 35 लाख में तो पड़ गई, 34 से 35 के दरमियान बगैर रजिस्ट्रेशन के। और यारिस कितने में आ रही है इस वक्त? क्योंकि अभी बुकिंग हो रही है उसकी, अभी डिलीवरी उसकी नहीं, डिलीवरी हो गई है, मार्केट में गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। अवाम में वो इतनी मकबूल नहीं है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 23-24 से शुरू होकर 32 लाख तक जा रही है। उसकी जो है 32 लाख तक इस वक्त प्राइस जारी है। इधर होंडा वगैरह की क्या पोजीशन है इस वक्त? होंडा वगैरह गारंटी इसकी जो है वो 43 लाख रुपीस की है, ये ज़हन में रखिएगा। जो गाड़ी 30 लाख पे लॉन्च की गई, जो 30 में लॉन्च की गई थी वो इस वक्त 34 लाख रुपए की अवेलेबल है। 33 लाख 43 की 43 की 43 लाख की अवेलेबल पे बढ़ गया। उस पर भी 13 लाख इस वक्त। और ये होंडा की क्या पोजीशन है? होंडा भी ऐसी है, जो होंडा की ये वाली शेप 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी वो 26 लाख। दो इस वक्त दो हैं, दोनों सिटी भी चलती है, सिविक भी चलती है। मैं सिविक की बात कर रहा हूँ, मैं सिविक की बात कर रहा हूँ। 2016 में जब इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी वो 26,54,000 थी। जो इस वक्त सेम शेप से मामूली वो कॉस्मेटिक चेंजेस उसमें की गई हैं, वो उसकी इनवॉइस प्राइस 42,10,000 रुपया है, जिसपे प्रीमियम भी वसूल किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की तकरीबन 2 लाख रुपए है। जो मुकम्मल पैकेज बना के जो हमें गाड़ी मिलती है वो अराउंड 46 लाख रुपए की पड़ रही है इस वक्त। वही सेम चीज़ इस वक्त। अच्छा, हम आम बंदा कहता था कि चलो टोयोटा महंगी गाड़ी है, होंडा महंगी गाड़ी है, ये सोचा जाता था कि सुजुकी ले ली जाए। सुजुकी के पहले कल्टस आया करती थी, मेहरान आया करती थी, तो सस्ती गाड़ियां आम आदमी, मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास भी पैसे पूसे जमा करके वो ले लेता था। सुजुकी की क्या पोजीशन है इस वक्त? अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अब अगर आप 10 लाख रुपए लेके मार्केट जाए ना, तो आप इवन सुजुकी की भी कोई 0 मीटर गाड़ी नहीं खरीद सकते। जो उसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है, जिसको हम ऑल्टो बोलते हैं, VX बोलते हैं, उसकी कीमत भी इस वक्त 13 लाख रुपए है मार्केट में। और उसका जो ऑल्टो का जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत 16,13,000 रुपया है। जो कल्टस वगैरह आप 9, 10, 11 लाख में आप पहले खरीदते थे, वो 20, 21, 22 को टच कर रही हैं। और जो वैगन आर जो 9 लाख समथिंग पे लॉन्च की गई थी, वही सेम शेप इस वक्त 16,70,000 के करीब है। 16,70,000 पे। और इंडिया में कोई 11.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों में, बिल्कुल पाकिस्तानी रुपयों में मिल जाता है। पाकिस्तान की कीमत जो है ये ड्यूरिंग इस हुकूमत की जो 2 वर्षों के अंदर जो है 2 वर्षों के अंदर डबल हो गई है। एक चीज़ तो थी, बीच में सोचा जा रहा था कि इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हो जाती हैं डॉलर की कीमत बढ़ने से, लेकिन असेंबलिंग भी यहाँ पे बस एक फ्रॉड ही है। चीज़ें देखिए, जो असेंबलिंग जो लोग कर रहे हैं गाड़ियों की, उनके जो ब्रीफ केसेस हैं वो अवाने बाला में जाते हैं, वहाँ से जाकर के सारे मामला सेटल होते हैं। हमारे दाऊद साहब आपको पता है वो भी माशाल्लाह मिनिस्टर हैं और वो बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, उनकी पॉलिसीज भी आपके सामने हैं। और स्पेयर पार्ट्स की अपनी जनाब हर किस्म की अंडर इनवाइस ही है जनाब, ओवर इनवाइस चीज़ें मंगा करके फिर वो ख़रीद कर फिर वो कंपनी को सप्लाई करके सारे मामलात सारा आपको पता है। मीडिया से बेहतर तो इसमें सबसे कोई जानता नहीं है मेरा ख्याल है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ कही जा सकती है कि ऑटो सेक्टर पॉलिसी अभी तक हमारी बनाई ही नहीं गई। किसी भी गवर्नमेंट ने ऑटो सेक्टर पॉलिसी नहीं बनाई। एक बुनियादी असूल होता है कार मैन्युफैक्चरिंग का कि जब कोई भी कंपनी 20 साल अपना प्लांट लगा लेती है किसी मुल्क में, तो उस पर यह मैंडेटरी हो जाता है कि वो असेंबलिंग के साथ साथ कार्स के स्पेयर पार्ट्स भी वहाँ मैन्युफैक्चर करे।
अब आप देख लें होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनको 30-30 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी 70 to 80% गाड़ी हमारी बाहर से इंपोर्ट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बुनियादी उसकी असेंबलिंग यहाँ पे होती है, जोड़ दे यहाँ पे, और वो भी मुकम्मल नहीं जोड़ते। इंजन सारा सील पैक यहाँ पे मिलता है, इसीलिए जैसी डॉलर की कीमत में ज़रा सा रद्दो बदल आता है, डीलर्स के पास एक मौका आ जाता है कि वो गाड़ी की कीमत बढ़ा देते हैं। सही यहाँ पर ना प्रोग्राम के आखिर में शहजादा सलीम साहब की तरफ एक मरतबा फिर गाड़ी पहले ही महंगी होने की वजह से मुश्किल थी, और अब जो है आपने हुकूमत ने जितना कायदो ज़वाबित में सख्ती कर दी है, मज़ीद टैक्स आयद कर दिए हैं, तो उसकी वजह से मज़ीद सख्त होगी। आखिर में गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, बाकी वफाकी वज़रा से, हुकूमत से क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखें नजम भाई, हुकूमत वक्त जो है, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को अब संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि अपनी पॉलिसियों को वो चेंज करें। मैं शर्तिया ये बात करने के लिए तैयार हूँ, अगर तो हुकूमत ने यही पॉलिसियाँ रखी और यही मतलब जिस तरह की उनके जो मशीर और जो उनके वज़ीर हैं, उन्होंने यही मामला इसी तरह हर कारोबार के साथ और हर मामले में इसी तरह के काम जारी रखे, तो फिर ये इमरान खान साहब के लिए ये पहली और आखिरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप है। उसके बाद इनको दोबारा कम से कम पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के ताजर वोट नहीं देंगे, ये मैं 100% गारंटी से कहता हूँ। और ये चंद दिन पहले ये गोपी साहब के साथ भी इसी तरह ही एक मामला हुआ, इनको इतना टैक्स ठोक दिया गवर्नमेंट ने कि ये मतलब इंतहाई परेशान हो गए, हर ताजर परेशान है, गवर्नमेंट के हर इदारे ने ताजरों को परेशान किया हुआ है। हम तो ये सोच के नए पाकिस्तान को हमने वोट दिया था कि हमें सहूलतें मिलेंगी, हमें आसानियां प्रोवाइड की जाएंगी कि हम अपनी तिजारत को बढ़ाएं और पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम होकर आगे बढ़े। लेकिन ये इन 2 सालों में पाकिस्तान पता नहीं कितना पीछे चला गया। शायद इमरान खान साहब कुछ चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हर चीज़ ओके की रिपोर्ट उनको ऊपर दी जा रही है, वो खुद नीचे आके जरा देखें, उनको पता लगे अवाम किस तरह वक्त गुजार रही है अपना, बिल्कुल सही परेशानी में टाइम गुजार रहे हैं हम लोग। सही नाज़रीन, ये सूरत हाल है यहाँ पर इस वक्त मार्केट की आपके सामने है कि एक तरफ तो गाड़ियाँ महंगी हो चुकी और बेपनाह महंगी हो चुकी, जिसके नतीजे में आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद, जब आपकी GDP नीचे जा रहा है, आपका ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, आपकी मुलाजमतें कम होती चली जा रही हैं, तो ऐसे में ज़ाहिर है लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बचत नहीं होंगे, तो गाड़ी नहीं ख़रीद सकेंगे। पहले ये होता था कि एक आम आदमी ये सोचता था कि 2-4 लाख रुपए डाल के आप अपनी गाड़ी का मॉडल चेंज कर सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी बेचकर नई ले सकते हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं रही, फ़र्क बहुत ज़्यादा आ चुका है कीमतों में। और उसके बाद इस वक्त जो टैक्सेस की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। डबल और ट्रिपल टैक्सेशन यहाँ पर हो रही है। डबल और ट्रिपल टैक्सेशन किसी भी मुआशरे में, किसी भी रियासत में काबिल कबूल नहीं होती। कारोबार तबाह हो रहे हैं, आम आदमी गाड़ी ख़रीदने की सलाहियत से दिन ब दिन महरूम होता चला जा रहा है। हमारा काम है आवाज़ उठाना, आप तक पहुंचाना कि पाकिस्तानी सख्त मुश्किल में है। आम पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उम्रा समझे जाते थे। गरीबों की बात छोड़ दीजिए, मैंने आज का प्रोग्राम चीनी पर नहीं किया जिसकी कीमत 115 रुपये हो चुकी, मैंने आज का प्रोग्राम आटे पर नहीं किया जिसकी कीमत 60-70 रुपये से ऊपर जा चुकी, मैंने आज का प्रोग्राम बिजली पर नहीं किया, मैंने गाड़ियों पर किया है और उन लोगों को किया है जो तहरीके इंसाफ का बैकबोन समझे जाते थे। वो तबका समझा जाता था जो तहरीक इंसाफ को लेकर आया है, वो भी सख्त मुश्किलात का, सख्त परेशानी का शिकार है। शोरूम बंद हो रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। अल्लाह रहम करे, हुकूमत भी रहम करे। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।